हेलो, वेलकम एंड वेलकम बैक टू बायोलिट एकेडमी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं शशि तिवारी आपके सामने एक नई वीडियो लेके आई हूँ जिसका नाम है इंक्लूजन बॉडीज। सो प्रोकैरियोटिक में इंक्लूजन बॉडीज का क्या रोल है, आज हम ये जानेंगे। ऑलराइट, सो वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज आपको बता देती हूँ कि इन केस अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है देन प्लीज गो अहेड, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का हैंडल दिया हुआ है। टेलीग्राम पे भी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का भी हैंडल दिया हुआ है। ऑलराइट, सो शुरू करते हैं आज की वीडियो विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, विदाउट एनी डिले। अब हम आज बात करेंगे इंक्लूजन बॉडीज की। तो हमने एक चीज समझी थी कि जब हमारा ये प्रोकैरियोटिक सेल है, इस प्रोकैरियोटिक सेल में मैंने आप लोग को बताया था कि यहाँ पे आपका जेनेटिक मटेरियल है, राइट। जेनेटिक मटेरियल है यहाँ पे जो कि ओपनली पड़ा हुआ है। देन यू हैव प्लाज्मिड एज वेल। और बहुत सारी चीजें हैं, क्रोमेटोफोर्स भी हैं लेकिन वो वॉल्स में होती हैं। ठीक है, ये देखिए, ये क्रोमेटोफोर्स भी हैं। फिर इसमें आपको एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर भी मिलेगा। फिर आप लैमेली भी देखेंगे, ऐसे करके स्ट्रक्चर्स हैं। और ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ पुरानी वीडियोस में। अब हम बात करेंगे इंक्लूजन बॉडीज की। सो इंक्लूजन बॉडीज क्या होते हैं? देखिए, हमारे शरीर की बात नहीं कर रही हूँ मैं, प्रोकैरियोटिक सेल की बात कर रही हूँ। यहाँ पे हमारे शरीर पे भी आप अगर देखेंगे तो रोल होता है इनका, लेकिन हमारे शरीर में इंक्लूजन बॉडीज नहीं होती हैं। ठीक है, तो जैसे हमारे लिए हर चीज का अलग अलग सिस्टम है, हर चीज का अलग अलग वे होता है, वैसे ही प्रोकैरियोटिक सेल क्योंकि बहुत सिंपल सेल है तो ज्यादा इसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं है। सो इंक्लूजन बॉडीज एक्चुअली में क्या होती है, तो ये जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं यानी कि जो बैक्टीरियल सेल्स होती हैं, इनके अंदर कुछ सब्सटेंसेस होते हैं, वो क्लस्टर बना के, ग्रुप बना के ऐसे ही सेल के अंदर रहते हैं। ठीक है, इनको हम बोलते हैं इंक्लूजन बॉडीज। क्लियर है? यहाँ पे काइंड ऑफ अ डिपॉजिट साइट्स होती हैं, ये स्टोरेज होता है यहाँ पे। ठीक है, और किन किन चीजों का स्टोरेज होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टोरेज जो होगा वो हो रहा है किसका? प्रोटीन का हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट का हो रहा है, लिपिड का हो रहा है और पिगमेंट का हो रहा है। राइट। अच्छा, एक चीज आप मुझे बताइए कि स्टोरेज क्यों होता है? स्टोरेज की क्या जरूरत है? हम अपने घर में भी अगर सपोज करिए कि हम अपने घर में भी कोई चीज लेके आते हैं तो उसे स्टोर करके रखते हैं। हम अपना खाना पीना सब स्टोर करके रखते हैं, क्यों? अब ऐसा तो है नहीं ना कि हम आज खाना हमने खा लिया और हम कल फिर से जाएंगे मार्केट, दाल चावल आटा सब लेके आएंगे और फिर बनाएंगे, है ना? ऐसा तो नहीं होता कि हम रोज रोज मार्केट जा रहे हैं, रोज रोज सामान लेके आ रहे हैं, रोज रोज खाना बना रहे हैं। नहीं, हम उसे स्टॉक में अपने पास रखते हैं कि हमें जब भूख लगे हम बना लें। राइट, हम अपना खाना हमें मिल जाए इजिली। दैट्स व्हाट द मेन मोटिव ऑफ स्टोरेज इज। अब यहाँ पे क्या है कि जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स और पिगमेंट्स ये सब स्टोर हो रहे हैं ना, इनके स्टोरेज का भी यही रीजन होता है कि जब जरूरत हो सेल को, वो सेल इनसे वो चीज ले ले और उसका फंक्शन जो है वो हैम्पर ना होने पाए, फंक्शन उसका डिस्टर्ब ना होने पाए। राइट। अब कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं यहाँ पे कि ये जो इंक्लूजन बॉडीज होती हैं, पहली चीज तो ये है कि ये कोई एक्टिव ऑर्गेनेलीज नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ स्टोरेज और डिपॉजिट साइट्स हैं। ठीक है, इनका कोई रोल नहीं है मेटाबॉलिक फंक्शन में, इनका मेटाबॉलिक फंक्शन में कोई रोल नहीं है। अब आप ऐसे समझिए जैसे आपका जो स्टोर रूम है उसमें क्या है? स्टोर रूम में अगर आपके घर का कोई स्टोर रूम है तो उसमें आपने स्टोर करके चीजें रखी हुई हैं। राइट, आपने उसमें स्टोर करके चीजें रखी हुई हैं। मैं रोज भूल जाती हूँ अपने सेल को, अपने सेल को कह रही हूँ अपने फोन को साइलेंट करना, और रोज मेरे साथ ऐसा ही होता है। सो नो वरीज। सो अब यहाँ पे क्या है कि ये जो खाना स्टोर हो रहा है ना, ये इसलिए यूज हो रहा है, इसलिए स्टोर हो रहा है कि जब जरूरत पड़े सेल इन्हें तब यूज कर पाए। राइट, ओके, गिव मी अ मिनट, इससे पहले कि दोबारा कोई कॉल आ जाए और मैं इसे साइलेंट ना कर पाऊं, भूल जाऊं। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे? ओके, फाइन।
तो ये कोई एक्टिव ऑर्गेनेलीज नहीं है, ये मेटाबॉलिक फंक्शंस को परफॉर्म करती हैं और ये मेनली एक्ट करती हैं स्टोरेज या डिपॉजिट साइट्स के फॉर्म में। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ डिपॉजिट और स्टोरेज साइट्स ही हैं, ज्यादा कुछ नहीं है। ये कोई ऑर्गेनेली नहीं है जो एक्टिवली कोई काम कर रही हो, राइट? यहां तक क्लियर है? सो इंक्लूजन बॉडीज क्या है? इंक्लूजन बॉडीज आर स्टोरेज साइट्स, स्टोरेज साइट्स, राइट। अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। अब देखिए, ये जो स्टोर करते हैं ना, ये स्टोर करते हैं तो ये कुछ कुछ फॉर्म में स्टोर करते हैं, ऐसे ही स्टोर नहीं कर देते, कुछ कुछ फॉर्म में स्टोर करते हैं। ये जो रिजर्व मटेरियल है, ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं, इनको ये बाद में यूज करते हैं और इसीलिए इन्हें स्टोर करते हैं। किन किन फॉर्म में स्टोर करते हैं? देखिए, कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में स्टोर करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में स्टोर करते हैं। अब ये हमारा सेल है, ये समझिए कि कलर बना देती हूँ, ये है हमारा ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स, ठीक है। ये क्या है? ये हमारा ग्लाइकोजन यहाँ पे स्टोर है, दैट मीन्स ग्लाइकोजन स्टोर है, दैट मीन्स हमारा कार्बोहाइड्रेट स्टोर है, ठीक है। ग्लाइकोजन यहाँ पे स्टोर कर दिया, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स को यहाँ पे स्टोर कर दिया इंक्लूजन बॉडीज ने। ये ग्लाइकोजन का साइट है, स्टोरेज साइट, ठीक है। अब ये किस में पाया जाता है? बैक्टीरिया या लिवर सेल्स में पाया जाता है। अब एक चीज समझिए कि कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करने की क्या जरूरत है, ऐसी क्या आफत आ गई कि हमें कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करना है? तो कार्बोहाइड्रेट्स आर शुगर, शुगर होता है ना खाना, ये तो हमें एनर्जी तो प्रोवाइड कर रहा है, एनर्जी रिजर्व है। यहाँ पे ग्लाइकोजन के फॉर्म में ग्लूकोज को यानी कि कार्बोहाइड्रेट को स्टोर कर लिया गया, ठीक है। यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट को स्टोर कर लिया गया। क्यों स्टोर कर लिया गया? ताकि हमें जब बाद में जरूरत पड़े ये हमें मिल जाए। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि सेल हमेशा ही कांस्टेंट फूड सप्लाई पर डिपेंड नहीं रह सकता, उसे स्टोरेज रखनी पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियर है कि भाई जब एनर्जी की जरूरत होगी तो ये ग्लाइकोजन क्या करेगा? ये ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, ग्लूकोज से फिर क्या होगा? एटीपी प्रोडक्शन, विच मीन्स एनर्जी प्रोडक्शन। इज इट ओके? ग्लूकोज क्या करेगा? एनर्जी प्रोड्यूस कर देगा इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। बैक्टीरिया में ये मिलता है, लिवर सेल्स में भी ये मिलता है। कार्बोहाइड्रेट इज स्टोर्ड फॉर क्विक एनर्जी सप्लाई। भाई ये बिल्कुल वही समझ लो, कौन सा एक कोल्ड ड्रिंक का आता था, आई डोंट नो, कि मुझे याद नहीं आ रहा, इंस्टेंट सप्लाई मिल जाती थी एनर्जी की, मुझे याद नहीं आ रहा कि कौन सा था। अगर आपको याद होगा प्लीज मुझे कमेंट में बताइएगा। कोई एक ड्रिंक का एड आता था जिसमें कि उसको पी लिया और एकदम मतलब पैराशूट बन गए, एकदम ऐसी एनर्जी आ गई, है ना? तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। ऑल राइट, सो हमने पहला फॉर्म पढ़ा कि भाई ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में स्टोर किया गया, ठीक है। ओके, नाउ पॉलीफॉस्फेट ग्रेन्यूल्स जिसे वॉलेटिन भी बोलते हैं, इनके फॉर्म में भी स्टोर किया गया है। एक तो हमने देखा कि इस फॉर्म में सेल में यहाँ पे ग्लाइकोजन के फॉर्म में हमने स्टोर किया। अब दूसरा फॉर्म हमने जो देखा वो है हमारा पॉलीफॉस्फेट के फॉर्म में, पॉलीफॉस्फेट के फॉर्म में स्टोर कर दिया गया। क्या जरूरत आ गई पॉलीफॉस्फेट के फॉर्म में स्टोर करने की? यानी कि यहाँ पे फॉस्फेट स्टोर हो रहा है ना। अब ये फॉस्फेट क्या करेगा? ये फॉस्फेट एटीपी प्रोडक्शन में हेल्प करेगा। जो भी स्टोर हो रहा है ना, सब एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। अब फॉस्फेट इज स्टोर्ड फॉर एनर्जी ट्रांसफर एंड सेल ग्रोथ, ठीक है। क्या जरूरत है फॉस्फेट स्टोर करने की, ये भी समझ लेते हैं। देखो भाई, सीधी सीधी सी बात है कि फॉस्फेट को जब हम स्टोर करते हैं तो पॉलीफॉस्फेट ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में स्टोर करते हैं। यहाँ पे ग्रेन्यूल्स और लिख दूं, याद रहेगा आप लोग को, ठीक है।
पॉलीफॉस्फेट ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में स्टोर करते हैं। रीजन क्या है कि एटीपी फॉर्मेशन होगा। एटीपी फॉर्मेशन क्यों होगा भाई? क्योंकि एनर्जी जब बनेगी तो एटीपी तो बनेगा ना, एटीपी इज एनर्जी, ठीक है। फिर न्यूक्लिक एसिड के फॉर्मेशन में यूज होता है, फॉस्फोलिपिड के फॉर्मेशन में भी यूज होता है। फॉस्फोलिपिड इज व्हाट? सेल मेम्ब्रेन। न्यूक्लिक एसिड इज व्हाट? डीएनए एंड आरएनए, राइट। एटीपी क्या है? एनर्जी करेंसी है। एटीपी क्या है? एनर्जी करेंसी, एनर्जी है। तो इन तीन फॉर्म में ये स्टोर रहेगा। एटीपी के फॉर्म, एटीपी बनाने में हेल्प करता है, न्यूक्लिक एसिड बनाने में हेल्प करता है, और फॉस्फोलिपिड बनाने में हेल्प करता है। फॉस्फोलिपिड इज सेल मेम्ब्रेन, याद रखिएगा, ठीक है। अब फॉस्फेट का जो स्टोरेज है वो क्या इंश्योर करता है? पहली चीज तो ये है कि एनर्जी प्रोडक्शन देता है, दूसरी चीज है ग्रोथ कराता है, तीसरी चीज है सेल डिवीजन कराता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें ये करवाता है कि अगर फॉस्फेट स्टोर नहीं हुआ ना तो एनर्जी प्रोडक्शन प्रॉपर्ली नहीं होगा, ठीक है। ग्रोथ अच्छी नहीं होगी, ग्रोथ होगी ही नहीं इनफैक्ट प्रॉपर्ली, और सेल डिवीजन अच्छे से नहीं होगा। तो ये सारी चीजें अच्छे तरीके से होती रहे, इसलिए इसकी बहुत जरूरत है। पॉलीफॉस्फेट ग्रेन्यूल्स मतलब फॉस्फेट की बहुत जरूरत है, और ये फॉस्फेट जो स्टोर हो रहा है वो हो रहा है पॉलीफॉस्फेट ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में, राइट। मोटी मोटी भाषा में समझो कि फॉस्फेट इज स्टोर्ड फॉर एनर्जी ट्रांसफर एंड सेल ग्रोथ, ओके। नाउ अब तीसरा फॉर्म आ गया। हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा? एक तो हमने पढ़ा था किस किस फॉर्म में? हमने पढ़ा था पहले तो ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में स्टोर हुआ, फिर पॉलीफॉस्फेट ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में स्टोर हुआ, अब हुआ लिपिड के फॉर्म में। तो ये हमारा सेल है, ठीक है। थोड़ा गड़बड़ बन गया है, मैं उसे ठीक नहीं करना चाहती लेकिन कर देती हूँ, अच्छा नहीं लग रहा मुझे देख के ना। चल, ठीक है, फिर गड़बड़ हो गई यार, फिर से इरेज कर देती हूँ। ओके, अब गड़बड़ नहीं होने पाएगी, अब मैं गड़बड़ होने नहीं दूंगी, ठीक है। ओके, नाउ हमने पहला पढ़ा था, ये कौन सा फॉर्म था? ग्लाइकोजन वाला, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स थे, ठीक है। ये हमारे पॉलीफॉस्फेट ग्रेन्यूल्स थे। अब हमारा तीसरा ग्रेन्यूल है कौन सा? लिपिड वाला। तो हम इसे पिंक में कर देते हैं। ये था हमारा ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स, ये हमारा हो गया पॉलीफॉस्फेट ग्रेन्यूल्स, ठीक है। और ये हमारा हो गया लिपिड ड्रॉपलेट्स, ठीक है। क्लियर है यहाँ पे? अब लिपिड मतलब क्या? फैट, है ना। तो यहाँ पे जो फैट स्टोर होगा ना वो इन फॉर्म ऑफ लिपिड होगा। अब हमें सबको पता है कि फैट क्या करता है? एनर्जी सोर्स होता है, ठीक है। तो क्यों ये लिपिड स्टोर होता है? मेन चीज ये है कि लॉन्ग टर्म एनर्जी स्टोरेज रहती है भाई इससे। लिपिड सबसे ज्यादा एनर्जी देने वाला मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। 1 ग्राम फैट आपको 9 किलो कैलोरी एनर्जी देता है, और कार्बोहाइड्रेट सिर्फ और सिर्फ, अब आप ये भी कहोगे ना कार्बोहाइड्रेट भी तो देता है, तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट जो है वो आपको 4 किलो कैलोरी देता है एनर्जी, और फैट आपको कितना देगा? 9 किलो कैलोरी एनर्जी देता है। तो जो लिपिड दे रहा है ना वो जस्ट डबल एनर्जी दे रहा है ना। लिपिड क्या कर रहा है? डबल एनर्जी दे रहा है। तो सेल को लॉन्ग टर्म एनर्जी के लिए इसकी बहुत जरूरत होती है। अब लिपिड क्या करता है? लिपिड बनाएगा, जब ये स्टोर रहेगा, फिर हमें हमारे सेल को इसको यूज करना होगा, तो ये लिपिड किस में चेंज हो जाएगा? फैटी एसिड में। फिर फैटी एसिड से क्या करेगा? एटीपी प्रोडक्शन, मींस एनर्जी प्रोडक्शन। क्लियर है यहाँ पे? यहाँ पे एनर्जी प्रोडक्शन हो गई। अब आप सोचिए कि जैसे आप भूखे रहते हैं, अगर अगर सेल को खाना नहीं मिला, ठीक है, तो क्या करेगा?
ग्लूकोज लेवल डिक्रीज होने लगता है, क्योंकि जो हमने ये स्टोरेज फैट रखा हुआ है, स्टोर करके रखा हुआ है, ये ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाएगा और ये एज अ बैकअप ऑफ एनर्जी सोर्स है भाई। ठीक है, ये बैकअप है एनर्जी सोर्स का, कि अगर आपको एनर्जी नहीं मिल रही है तो ये जो स्टोर्ड फैट है ये टूटना शुरू कर देगा और आपको एनर्जी देना शुरू कर देगा। राइट, यहां तक क्लियर है? यहां तक कोई डाउट है किसी को? ओके, नाउ अब काम क्या होता है? हमने अभी तक तो पढ़ा कि लॉन्ग टर्म एनर्जी स्टोरेज दे रहा है। अब स्टारवेशन के टाइम पे भी भाई भूखा है तो भी एनर्जी मिलेगा इसी से। ठीक है, तीसरी चीज समझते हैं स्ट्रक्चरल रोल। स्ट्रक्चरल रोल कैसे है? सेल मेम्ब्रेन में इसका बहुत बड़ा रोल होता है। फॉस्फोलिपिड्स, स्टेरॉइड हार्मोन्स, ठीक है, कुछ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स भी बनते हैं। सो लिपिड क्या करता है? अगर हमने इसे फैट को लिपिड फॉर्म में स्टोर कर लिया, देखिए फैट है, फैट स्टोर होगा इन द फॉर्म ऑफ लिपिड। ठीक है, फैट स्टोर होगा इन द फॉर्म ऑफ लिपिड ग्रैन्यूल्स। अब ये लिपिड क्या करेंगे? ग्रोथ कराएंगे, पहली चीज। दूसरी, रिपेयर करते हैं। तीसरी चीज, मेम्ब्रेन फॉर्मेशन करते हैं, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन जो होता है फॉस्फोलिपिड का बना हुआ होता है। जब हम आगे सेल मेम्ब्रेन की बात करेंगे तो हम समझेंगे कि क्या होता है। यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन जो है वो फॉस्फोलिपिड का बना हुआ होता है। ये चीज बिल्कुल ध्यान में रखिएगा कि मेम्ब्रेन फॉर्मेशन में लिपिड का बहुत बड़ा हाथ है। राइट, फिर इंसुलिन और प्रोटेक्शन भी देता है भाई, मेंटेनिंग बॉडी टेम्परेचर। आप अगर देखोगे ना, कई बार जो मोटे लोग रहते हैं उनके अंदर बहुत ज्यादा फैट स्टोर्ड होता है। जो मोटे होते हैं ना उनको ठंड कम लगती है, जो पतले होते हैं उनको ठंड बहुत लगती है। तो ऐसा नहीं है कि सारे मोटे लोगों को ठंड नहीं लगती होगी, वो बिना स्वेटर या बिना जैकेट के आराम से घूम लेंगे, ऐसा नहीं है। कंपैरेटिवली थोड़ी सी कम ठंड लगती है, अगर इफ इनकेस बिल्कुल नॉर्मल है, कोई डिजीज नहीं है तो। ठीक है, सो फैट क्या करता है? मेंटेन करता है बॉडी टेम्परेचर को, और हमारे ऑर्गन्स जो होते हैं उनके चारों तरफ फैट चिपका हुआ रहता है, तो ये उनको भी प्रोटेक्ट करता है। समझ में आई बात? तो ये दो काम कर रहा है। एक क्या कर रहा है? एक कर रहा है बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर रहा है और हमारे ऑर्गन को भी प्रोटेक्ट करके रखता है। क्लियर? ओके, नाउ सल्फर ग्रेन्यूल्स। सल्फर ग्रेन्यूल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सल्फर ग्रेन्यूल्स का भी बहुत बड़ा हाथ है। अब देखिए यहाँ पे तीन तरीके से हमने स्टोर करके देखा था। एक तो हमारा ग्लाइकोजन वाला हो गया था, अब इसी कलर से बना दे रही हूँ। ठीक है, एक हमारा पॉलीफॉस्फेट हो गया, एक लिपिड प्रोटीन हो, एक लिपिड ग्रेन्यूल्स हो गए, एक हमारा हो गया सल्फर ग्रेन्यूल्स। ठीक है, सल्फर ग्रेन्यूल्स। अब सल्फर ग्रेन्यूल्स क्या करेंगे? ये कुछ बैक्टीरिया में मिलते हैं, जैसे थायोबैसिलस, और ये क्या स्टोर करते हैं? सल्फर। नाम से ही क्लियर है कि सल्फर ग्रेन्यूल्स क्या स्टोर कर रहे हैं? सल्फर। ऑलराइट, अब सल्फर की जरूरत क्या है स्टोर करने की? सल्फर को स्टोर करने की जरूरत इसलिए है क्योंकि ये मेटाबॉलिज्म में यूज होते हैं, एनर्जी प्रोडक्शन में यूज होते हैं। राइट, और सल्फर बैक्टीरिया जो होते हैं ये यूज होते हैं। ये देखिए, जो सल्फर बैक्टीरिया होते हैं ना, ये इस सल्फर कंपाउंड को यूज करते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन में, एनर्जी जनरेशन में, और कुछ अमीनो एसिड्स जैसे कि सिस्टीन, मिथियोनिन, ये सब सल्फर कंटेन करता है। इन सब में जो अमीनो एसिड सिस्टीन और मिथियोनिन है ना, ये भी सल्फर कंटेन करता है। ठीक है, सो मेन चीज आपको याद रखने की जरूरत है कि मेटाबॉलिक एनर्जीज और प्रोटीन सिंथेसिस में सल्फर का बहुत बड़ा हाथ होता है, इसलिए सल्फर को स्टोर किया जाता है। राइट, नाउ क्रिस्टलिन एंड प्रोटीन इंक्लूजन बॉडीज, मेनली आप इसे बैक्टीरिया में देखेंगे। ये क्या होता है? जैसे प्रोटीन का ना एक प्रॉपर वो होता है, क्या बोलते हैं, एक सीरीज होती है किस तरीके से ये फोल्ड होगा। ठीक है, तो ये जो क्रिस्टलिन और प्रोटीन इंक्लूजन बॉडीज होती है ना, ये जो मिसफोल्डेड प्रोटीन होती है, जो सही तरीके से फोल्ड नहीं हो पाती हैं, वो प्रोटीन स्टोर हो जाती हैं। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स होती हैं, इनके ओवर एक्सप्रेशन से। बताती हूं कैसे। एग्जाम्पल है,
एस्चेरिशिया कोलाई, जहां पे लार्ज अमाउंट ऑफ रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन प्रोड्यूस होती हैं, लेकिन वो प्रॉपर्ली फोल्ड नहीं हो पाती हैं। इसलिए क्योंकि वो प्रॉपर्ली फोल्ड नहीं हो पाई तो वो इनसॉल्युबल प्रोटीन क्लस्टर, क्लस्टर मींस ग्रुप, क्लस्टर के फॉर्म में, ग्रुप के फॉर्म में इंक्लूजन बॉडीज की तरह रहती हैं। ठीक है, तो इसी को हम इंक्लूजन बॉडीज भी बोलते हैं, और इनका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है बायोटेक्नोलॉजी में। अब देखिए क्या होता है, क्यों फॉर्म होता है, ये समझिए। सबसे पहली चीज क्या होती है कि प्रोटीन एक प्रॉपरली फोल्ड होता है। जैसे हम कपड़ों को फोल्ड करते हैं तो एक प्रॉपर फोल्डिंग होती है, राइट। एक तरीका होता है फोल्ड करने का। अगर हम उसे इधर उधर करके फोल्ड कर देंगे तो दैट इज नॉट द राइट वे टू फोल्ड, है ना। सिमिलर वे प्रोटीन का एक तरीका होता है फोल्ड होने का। अब क्या होता है कि जब कुछ ऐसी ऐसी चीजें हो जाती हैं, यानी कि ओवर एक्सप्रेशन ऑफ प्रोटीन हो गया, ठीक है, और प्रोटीन मिसफोल्ड हो गया, तब ये क्रिस्टलिन या प्रोटीन इंक्लूजन बॉडीज फॉर्म होती हैं। अब ओवर एक्सप्रेशन ऑफ प्रोटीन में क्या होता है, जैसे ई कोलाई है, एस्चेरिशिया कोलाई, ठीक है, बैक्टीरियल सेल की अगर हम बात करें तो ये क्या करती है, बहुत लार्ज अमाउंट में प्रोटीन प्रोड्यूस करती हैं, और इस तरीके से जो मशीनरी होती है बहुत तेज चलती है, और प्रोटीन को इतना इनफ टाइम नहीं मिलता कि वो प्रॉपरली फोल्ड हो पाए। तो जो प्रॉपरली फोल्ड होता है दे आर गुड टू गो, लेकिन जो प्रॉपरली फोल्ड नहीं हो पाया, मिसफोल्ड हो गया, तो ये एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं। जब ये चिपक जाते हैं तो ये क्लस्टर बना लेते हैं, ठीक है, और इसी को हम बोलते हैं प्रोटीन इंक्लूजन बॉडीज। क्लियर है यहाँ पे? ओके। दूसरी चीज क्या है, इम्प्रॉपर फोल्डिंग। प्रोटीन का एक प्रॉपर 3D शेप टू फंक्शन में इनका स्पेसिफिक वे होता है फोल्ड होने का। अब ये क्या करते हैं कि अगर टेम्परेचर बहुत हाई हुआ, एक्सप्रेशन लेवल टू हाई, यानी जल्दी 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 प्रोटीन मशीनरी काम कर रही है, ठीक है, फिर चैपेरॉन प्रोटीन्स इनसफिशिएंट हैं। चैपेरॉन प्रोटीन्स क्या होते हैं, ये हेल्पर प्रोटीन्स होते हैं जो प्रोटीन को प्रॉपरली फोल्ड करते हैं करेक्ट फॉर्म में, ठीक है। अगर ये करेक्ट फॉर्म में नहीं फोल्ड कर पाते हैं तो वो फाइनल प्रोटीन नहीं होता है, और वो फिर क्या हो जाएगा, इसी क्लस्टर में ऐड हो जाता है, ठीक है, वो मिसफोल्डेड हो गया। अब यहाँ पे देखिए, अगर ये प्रोटीन इनसफिशिएंट है, क्योंकि हेल्पर है, हेल्प कर रहा है। अब ये प्रोटीन जो है अगर हेल्प कर रहा है और नहीं प्रॉपरली हेल्प कर पाया तो भाई फोल्डिंग नहीं हो पाएगी प्रॉपरली, तो प्रोटीन मिसफोल्ड हो जाएगा। अब जो मिसफोल्डेड प्रोटीन्स होते हैं, एक चीज आपको बता दूं कि जो मिसफोल्डेड प्रोटीन्स होते हैं ना, ये नॉन फंक्शनल होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं, और ये एकदम क्रिस्टल फॉर्म में एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाते हैं, राइट। इसी वजह से इसे हम बोलते हैं क्रिस्टलीन या प्रोटीन इंक्लूजन बॉडीज। ओके, नाउ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म भी होता है। कई बार सेल जो होते हैं ये जानबूझ के डेलिबरेटली एक्सेस या फॉल्टी प्रोटीन को ना एग्रीगेट कर देते हैं, ग्रुप बना देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता होता है कि भाई ये फॉल्टी है, ये जाके साइटोप्लाज्म को डैमेज कर देगा, तो साइटोप्लाज्म डैमेज ना होने पाए इसलिए उसको ये क्या करेंगे, उसे ग्रुप बना देंगे, क्लस्टर बना देंगे। तो इस तरीके से ये प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स होता है, राइट। अब यहाँ पे क्या होगा, अगर हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की बात करें तो जो फॉरेन जीन्स होते हैं ना, ये इंसर्टेड होते हैं ई कोलाई में। जब ई कोलाई, एस्चेरिशिया कोलाई एक बैक्टीरिया है, उसके अंदर फॉरेन जीन इंसर्ट कर दिया हमने ताकि वो इंसुलिन या और प्रोटीन बनाए, तो अगर वो एक्सेस प्रोटीन हो गया तो वो इंक्लूजन बॉडीज फॉर्म कर देगा, ठीक है। फिर बाद में साइंटिस्ट उन्हें एक्सट्रैक्ट करेंगे, रीफोल्ड करेंगे, फिर आगे की प्रोसेस करेंगे। अब पिगमेंट इंक्लूजन बॉडीज क्या होती हैं? पिगमेंट इंक्लूजन बॉडीज जो होती हैं, इनमें पिगमेंट्स होते हैं। एग्जाम्पल है लिपोफ्यूशन, ठीक है, ये एजिंग सेल में पाई जाती हैं। दूसरी मैग्नेटोसोम, ये आयरन कंटेनिंग स्ट्रक्चर्स होती हैं कुछ बैक्टीरिया में। ये क्या करेंगी, ये हेल्प करती हैं मैग्नेटिक फील्ड्स को डिटेक्ट करने में। ये बैक्टीरिया की हेल्प करती हैं मैग्नेटिक फील्ड्स को डिटेक्ट करने में, ठीक है। क्लियर है यहाँ पे? सो इंक्लूजन बॉडीज आर स्टोरेज और डिपॉजिट मटेरियल्स इनसाइड द सेल। दे आर नॉन लिविंग एंड नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स होते हैं, और हम इन्हें एक्टिव ऑर्गेनेलीज नहीं मानते हैं, राइट। दिस इज ऑल फॉर यू गाइज। अगर आपको कोई डाउट है, कहीं पे आपको लग रहा है कि आपको क्लियर नहीं है, देन प्लीज गो अहेड एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और मैं आपको क्लियर करके बताऊंगी, चाहे मुझे उसके लिए सेपरेट वीडियो बनानी पड़े, राइट। ओके,
मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।